नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। वैसे टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। सबसे पहले तो इसमें यही बता रखा है कि डाटा कैसे स्टोर होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है। देखिए जैसे उसमें फ़ोटोज़ भी होती हैं, सॉन्ग्स भी होती हैं, वीडियोज़ भी होती हैं, ठीक है। और डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उस बेसिस पे उसको यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है। स्ट्रक्चर डाटा कौन सा होता है? जो कि एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में स्टोर होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर डाटा। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में दे रखी है, डाटा विच फॉलोज ए स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड स्ट्रक्चर एंड ईजी टू कॉम्प्रीहेंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। फिर आगे है हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो सिंपल सी बात है, जो प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है, या फिर एक फॉर्मेट में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, तो उसमें आपको दोनों तरीके के डाटा देखने को मिलते हैं। मतलब कुछ होंगे जो कि वेल डिफाइंड होंगे और कुछ होंगे जो कि वेल डिफाइंड नहीं होंगे। बाकी यहाँ पे बात की गई है कि डाटा को स्टोर करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है। तो हमें पता है कि उस डाटा को पहले हम इनपुट, मतलब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट होगा या फिर कैप्चर होगा। मतलब कि हम इंफॉर्मेशन को अपने पीसी में डालेंगे। अब वो किसी भी डिवाइस के थ्रू हम डाल सकते हैं, चाहे वो हमारा कीबोर्ड हो, चाहे वो हमारा पेन ड्राइव वगैरह हो। और डाटा डिलीशन रिकवरी, बस ये सब है। मतलब वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्योंकि जब हमें एक पीसी को रन करने के लिए ना कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल कंपोनेंट्स एंड द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, बट द हार्डवेयर इज़ नो यूज़ ऑन इट्स ओन। मतलब हार्डवेयर खुद से तो यूज़ होता नहीं है। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें देनी पड़ती है, ठीक है। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये दी जाती हैं कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। इट इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम विच वी कैन नॉट touch or view physically. It comprises the instruction and data to be processed using the computer hardware. मतलब सिंपल बात यह है कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें उस सॉफ्टवेयर की मदद हमें चाहिए होती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर की हमको ज़रूरत पड़ती है ना, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आपको नीड पड़ेगी। द सोल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूज़फुल। मतलब सॉफ्टवेयर का जो सोल पर्पस होता है वो क्या होता है कि जो हार्डवेयर है उसको यूज़फुल बनाया जा सके, ठीक है। ए सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक हार्डवेयर के कंपोनेंट को पता है कि कंप्यूटर को कैसे वर्क कराना है और कैसे उससे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। सो अब बिना इंस्ट्रक्शंस के तो हार्डवेयर क्या आता है वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब उसके लिए इन्होंने यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको, मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हैं एक कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए, उसको 3 कैटेगरी में इन्होंने क्लासीफाई कर रखा है। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है प्रोग्रामिंग टूल और तीसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हमें बता रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। दिस सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट ए कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि जो सॉफ्टवेयर बेसिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, उससे डायरेक्ट इंटरैक्ट करने के लिए हार्डवेयर को, तो उसे ही बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज़ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ये तो हमको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने दिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इन्होंने
जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सर्विस है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है, और सिस्टम यूटिलिटीज़ और डिवाइस ड्राइवर्स एट्सेट्रा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, जैसे कि अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो उसके अंदर आप विंडो यूज़ करते होंगे, ठीक है। आपने शायद विंडो का नाम सुना भी होगा। तो जो एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, अब सपोज दैट मान लेते हैं आपका अपना खुद का मोबाइल लीजिए, ठीक है। अगर आपको अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो राइट नाउ आपके मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है एंड्रॉयड, ठीक है। पहले एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है, उसके बाद ही आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद फिर बाकी एप्लीकेशन उसके अंदर डाली जाती हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हमारा जैसे विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, ठीक है, और आईओएस हो गया। आईओएस जो है वो आमतौर पे यूज़ किया जाता है एप्पल के लिए, ठीक है। जो एप्पल के लैपटॉप वगैरह होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने नाम दे भी रखा है, उबंटू हो गया और फेडोरा हो गया, एंड्रॉयड हो गया। तो ये कुछ जाने माने ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, लिनक्स, ठीक है। तो ये कुछ जाने माने ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करोगे तब वो काम कर पाएंगे, ठीक है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है सिस्टम यूटिलिटीज़, ठीक है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हमारा सेकंड है, जो सेकंड कैटेगरी है वो है सिस्टम यूटिलिटीज़। सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर है यूज्ड फॉर मेंटेनेंस एंड configuration of the computer system is called system utility. Some system utilities are shipped with the operating system. For example, disk defragmentation tool or formatting utility और system restore utility etc. तो ये सारे कुछ system utilities के examples हैं, ठीक है। जैसे जो हमारे जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं ना, तो इनको हम बोलते हैं सिस्टम यूटिलिटीज़। ये हमारे जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसको अच्छी तरीके से वर्क करने में हेल्प करता है, और जो बाहर के जो थ्रेट होते हैं उनको कम करता है। फिर बारी आती है हमारे डिवाइस ड्राइवर्स की। देखिए, आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट करता है ना, तो वो डायरेक्टली हो सकता है वो ना चले। क्यों? क्योंकि उसके लिए फिर आपको ना एक स्पेशल सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं ड्राइवर्स, ठीक है। जैसे अगर आप कई बार ऐसा होता है कि आपने माइक लगाया लेकिन वो चल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ड्राइवर नहीं है, उसके अंदर साउंड नहीं आ रहा, तो उसके अंदर ड्राइवर नहीं है, ठीक है। तो हर एक कंपोनेंट के लिए, ठीक है ना, हर एक कंपोनेंट के लिए उसके अंदर ड्राइवर्स होना ज़रूरी है। ये आपको अलग से इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। हर एक चीज़ का अलग अलग अपने खुद के ड्राइवर्स होते हैं। बिना ड्राइवर्स के तो क्या था, आप उनको ठीक तरीके से कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। अब उसके बाद आते हैं हमारे कुछ प्रोग्रामिंग टूल, ठीक है। प्रोग्रामिंग टूल मतलब जिनकी मदद से हम कोड वगैरह हम लिख पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें पाइथन में, ठीक है, तो पाइथन में है आइडल है, ठीक है। ये क्या है, एक कोड एडिटर है, कोड एडिटर, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शन विच आर अप्लाइड ऑन इनपुट डाटा टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं वो इन्हीं चीज़ों के लिए बनाई गई हैं। लेकिन अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, देखिए, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, पाइथन हो गया, तो ये सारी हमारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हेयर दैट कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अंडरस्टैंड कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। तो हमको पता है कि इंसान और जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दोनों डिफरेंट लैंग्वेज को समझता है। वाइल ह्यूमंस आर एबल टू राइट प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज। अभी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं? हाई लेवल लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, जैसे
देखिए, एक होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब दोनों ही बाइनरी नंबर से मिलके बनती है, ठीक है। तो इसमें आप जैसे मान सकते हैं, आप पाइथन वगैरह हो गया या फिर सी हो गया, ठीक है, सी लैंग्वेज, असेंबली वगैरह हो गया, तो ये सारी हमारी हाई लैंग्वेज में आती हैं। देयर इज़ ए कंटिन्यूस नीड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो मतलब अब कई बार ऐसा होता है कि हमको इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसीलिए प्रोग्रामिंग की हेल्प ली जाती है। और उसके अब प्रोग्रामिंग करने के लिए भी हमें एक कोड एडिटर चाहिए होता है, ठीक है, कोड एडिटर चाहिए होता है, तो वो हम अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी मदद से हम प्रोग्रामिंग ईज़िली कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनको आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो। तो पहले दे रखी है इन्होंने लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेजेस एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मतलब मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को आप लो लेवल लैंग्वेज में आप कंसिडर करते हैं। मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 1 और 0 का यूज़ होता है बस, ठीक है, और उसके अलावा और किसी चीज़ का यूज़ नहीं होता। 0 और 1 की मदद से ही जो कोड हैं वो लिखे जाते हैं। अब बारी आती है हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है और वो सिमिलर टू होती है, मतलब वो सिंपल होती है। वो ना आपको जैसे इंग्लिश है ना उसकी तरह लगेगी, जैसे पाइथन, जावा, C++, ठीक है ना। तो ये सारी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं। किस में आती हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज में आती है। मतलब कि अगर आपसे बोला जाए कि आपको लो लैंग्वेज सीखनी है या फिर हाई लैंग्वेज सीखनी है, तो आप प्रेफर करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा ईजी है। लो लेवल लैंग्वेज में तो आप तो 1010 मतलब टाइप करते करते आप पागल हो जाओगे, और अगर ज़रा सी भी गलती हुई तो आपका कोड एकदम बेकार। और एक होता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसे हम कंपाइलर भी बोलते हैं, और कंपाइलर और इंटरप्रेटेड, मतलब 3 तरीके के हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने देखा कि 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स यूज्ड टू कंप्यूटिंग सिस्टम आर असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। देखिए, अब मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने कोड तो लिख दिया, ठीक है, मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में मैंने कोड तो लिख दिया, लेकिन जो कंप्यूटर है उसको तो 1 और 0 की भाषा समझ में आती है, ठीक है। तो बीच में हम एक सॉफ्टवेयर डालेंगे जिसे हम बोलेंगे कंपाइलर या फिर असेंबलर या फिर इंटरप्रेटर। वो क्या करेगा, हमारे कोड को वो 0 और 1 की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा, तब जाके वो कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ में आएगी, ठीक है। तो ये था लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और यहाँ पे और भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में इन्होंने बता रखा है। जो चीज़ मैंने बताई है कि हाँ कि वो कैसे कन्वर्ट करता है, वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने डिस्कस कर रखी है। अब प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल में तो वही चीज़ आ गई है। मतलब एक हमारा होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ये आपको ऑलरेडी कहते हैं जो आमतौर पे तो मतलब जो आपके पीसी उसके अंदर मिल जाएगा, नहीं तो वो आपको अलग से ये डाउनलोड करना पड़ता है। और ज़्यादातर क्या था, जैसे पाइथन वगैरह हो गया, ठीक है, पाइथन हो गया, और भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, उनके लिए अवेलेबल होता है। बाकी इसके अंदर और ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस वाले टॉपिक में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपको पता ही है, मतलब जो सॉफ्टवेयर हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, जैसे कि एक होता है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा MS Excel वगैरह हो गया, या फिर हम गाने सुनने के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर कुछ होते हैं हमारे कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो जो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो टेलर मेड एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, दैट आर डेवलप्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल। मतलब ये स्पेशल डिमांड पे बनाई जाती हैं, मतलब ये हर किसी के लिए नहीं बनाई जाती हैं, ये स्पेशल डिमांड पर ये बनाई जाती हैं, और उनके हिसाब से ये अलग अलग फीचर्स में डाले जाते हैं। मतलब ये हर किसी के लिए नहीं होता है। प्रोप्राइटरी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हाँ,
देखिए कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपको जो कि ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स मतलब आप उनको डाउनलोड करो, आप उनको यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके लिए आप उनको डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन बिना लाइसेंस वगैरह लिए आप उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। The developer of some application software provide their source code as well as the software freely to the public with an aim to develop and improve further with each other's help. Such software known as free और open source software। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये ओपन सोर्स होते हैं, मतलब इनको कोई भी कैसे भी यूज़ कर सकता है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा और इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं ना, तो वहाँ पर आपको अलग अलग इंटरफेस नज़र आते हैं। जैसे कि अगर आप लिनक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कमांड बेस्ड इंटरफेस नज़र आएगा, मतलब कि आपको हर चीज़ के लिए कमांड डालनी पड़ेगी, हर चीज़ के, मतलब चाहे आपको फ़ोल्डर बनाना है या फिर उसको डिलीट करना है तो उसके लिए आपको कमांड यानी कि कुछ कोड आपको डालने पड़ेंगे। और कुछ होते हैं जो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होते हैं, तो ये तो आपको आमतौर पे जो आप यूज़ करते हो ना ये वही होता है। मतलब जैसे विंडोज़ आप यूज़ करते हो ना माउस वगैरह से, तो उससे हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। एक होता है टच बेस्ड इंटरफेस। टच बेस्ड मतलब जिसको आप टच करके, जैसे आपका स्मार्टफोन है तो आपका स्मार्टफोन क्या है, टच बेस्ड इंटरफेस है, ठीक है, आप उसमें टच करके सारी चीज़ों से आप इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर एक होता है वॉइस बेस्ड इंटरफेस, मतलब जिसके अंदर आप वॉइस से कमांड देते हैं, वॉइस से, ठीक है, वॉइस के थ्रू आप कमांड देते हैं। फिर गेस्चर बेस्ड इंटरफेस, सम स्मार्टफोन्स बेस्ड ऑन एंड्रॉयड एंड iOS as well as laptop let users interact with the devices using gestures like waving, tilting eye motion and shaking। अच्छा, मतलब जैसे कि जैसे डिवाइस को शेक कर दिया तो क्या था, वो ऑन हो जाता है, या फिर क्या था बंद कर दिया, या फिर जैसे आइज़ हैं, आइज़, ठीक है, आपने अपना फेस दिखा दिया, ठीक है, तो आपका स्मार्टफोन ऑन हो गया या फिर बंद हो गया, तो वो ये होता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है, मतलब जो जैसे विंडोज़ है या फिर लिनक्स वगैरह है, उसका यूज़ किस लिए होता है, तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट यानी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। दूसरा मेमोरी का मैनेजमेंट, मतलब डाटा कहाँ पे कैसे स्टोर होगा और कैसे वो किस डिवाइस में जाएगा, तो उसका वो काम भी कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर फाइल मैनेजमेंट यानी कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर होगी, क्या, और उसका नाम क्या होगा, उसका पाथ क्या होगा। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब कौन कौन से डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अटैच हैं। बस ख़त्म हो गया ये चैप्टर। अब मैं आपको कराऊंगा आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।